हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी और इसके साथ साथ जो भी आपका आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसमें हिस्ट्री के साथ साथ आपके पॉलिटी यानी कि संविधान के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में आपके प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों इस प्रश्न से कितना प्रश्न और भी जनरेट हो सकता है, बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद होता है इसे सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो ऋग्वेद होता है यह सबसे प्राचीनतम वेद होता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का किस पवित्र नदी का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का वर्णन किया गया है उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो दोस्तों कौन सी नदी है? सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है आपके किसमें? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन किया गया है। और दोस्तों और भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम से समर्पित है? तो दोस्तों जो सोम से समर्पित मंडल है वह आपका है दोस्तों 9वां मंडल है। जो 9वां मंडल है दोस्तों वह सोम से समर्पित है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों और भी प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद से संबंधित कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह भी आपके ऋग्वेद से लिया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडलों की संख्या है। कितनी मंडलों की संख्या है? 10 है। और 1028 सूक्तियाँ है। दोस्तों कितनी? 10 मंडल हो गया और 1028 सूक्तियाँ हो गई और 10,462 यानी कि दोस्तों 10,462 इसमें क्या होता है? ऋचाएँ होती है आपके ऋग्वेद में। दोस्तों और भी आइए जान लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वेद। वेदों के संकलनकर्ता का क्या नाम है? तो दोस्तों वेदों के जो संकलनकर्ता का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है आपका वेदों के संकलनकर्ता को माना जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद से और भी प्रश्न बनता है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों प्रमुख जो व्यवसाय था पशुपालन था। कौन सा था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख जो व्यवसाय था उसका नाम क्या था? पशुपालन था। और फ्रेंड्स इसमें यजुर्वेद है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। दोस्तों अगर देखा जाए ऋजुवेद में, तो दोस्तों ऋजुवेद की अगर बात की जाए तो ऋजुवेद एक ऐसा वेद होता है जिसमें गद और पद दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। गद और पद दोनों में जो उल्लेख मिलता है उसका जो नाम होता है यजुर्वेद होता है। कौन सा होता है? यजुर्वेद में गद और पद दोनों का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से दोस्तों अगर बात की जाए सामवेद के बारे में, तो जो सामवेद होता है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी दोस्तों जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को माना जाता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। फ्रेंड्स एक वेद और है उसका नाम होता है अथर्ववेद। दोस्तों अगर अथर्ववेद के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है फ्रेंड्स? नवीनतम वेद की संज्ञा दी जाती है। लेकिन सबसे प्राचीनतम वेद की अगर बात की जाए तो आपका ऋग्वेद होगा, लेकिन सबसे नवीनतम वेद की बात की जाए तो आपका अथर्ववेद होगा। और दोस्तों जो अथर्ववेद होता है उसमें जादू टोना और वशीकरण आदि सभी चीज़ों से क्या होता है? संबंधित होता है। और दोस्तों एक प्रश्न और भी बन चुका है ऋग्वेद से, याद रखिएगा। 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों क्षुद्र का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों जो जैसा कि आपको पता होगा जो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों और भी जान लेते हैं इसके आसपास के क्या प्रश्न और बन सकते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक का क्या नाम है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक का जो नाम है पतंजलि, क्या नाम है फ्रेंड्स, पतंजलि है जो आपके योग दर्शन के प्रतिपादक का नाम है। और दोस्तों एक पुस्तक भी है इनका पुस्तक का नाम है चरक संहिता। क्या नाम है फ्रेंड्स, पतंजलि की पुस्तक का नाम चरक संहिता है। चरक संहिता दोस्तों जो चरक संहिता पुस्तक है यह किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स यह चिकित्सा से संबंधित है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इस प्रश्न से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो आर्य लोग थे वे सबसे पहले कहाँ से आए थे, भारत के बाहर से आए थे और भारत में आकर के सबसे पहले पंजाब में आकर के बसे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए आर्य के बारे में, दोस्तों जो आर्य शब्द है इसका मुख्य जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। दोस्तों जो आर्य लोग थे प्रारंभ में वे क्या क्या करते थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आर्य लोग थे प्रारंभ में वे संस्कृत बोलते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा पॉइंट वे मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो दोस्तों जो हर्यक वंश का जो शासक था जिसे कुड़िक की संज्ञा दी गई है, तो दोस्तों उसका नाम था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अजातशत्रु था यह बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था फ्रेंड्स, बिंबिसार का पुत्र था। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो बिंबिसार था यह हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का ही जो पुत्र अजातशत्रु था वह बिंबिसार की हत्या करके उसके पद को प्राप्त किया था, यानी कि मगध की गद्दी पर बैठा था। वह 493 ईसा पूर्व में, कहा किस ईसा पूर्व में फ्रेंड्स, 493 ईसा पूर्व में वह बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और उसने 32 वर्षों तक शासन किया था। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अजातशत्रु था यह किस धर्म का अनुयायी था, तो दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का, तो दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। यानी दोस्तों जितना भी हम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं वो सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था, तो दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने गंगा और सोन, यहाँ पर फ्रेंड्स सोन कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। तो दोस्तों यह जो उदयन था, यानी कि दोस्तों जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसका नाम उदयन था, उन्हीं ने अजातशत्रु की हत्या करके उसके गद्दी पर बैठा था। कब गद्दी पर बैठा था, 461 ईसा पूर्व में। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और जो उदयन था वह गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जो अजातशत्रु था वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों उदयन भी क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था, जैन धर्म का यह भी अनुयायी था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, यानी कि पिता भी जैन धर्म का अनुयायी था और उसके पुत्र भी जैन धर्म का अनुयायी था। एक प्रश्न और पूछा जाता है हर्यक वंश का अंतिम राजा क्या था, कौन था, तो दोस्तों जो उदयन का पुत्र था, दोस्तों जो उदयन का पुत्र था उसका नाम था आपका नागदशक। नागदशक ही जो था आपका हर्यक वंश का अंतिम राजा माना जाता है। इसके बाद आपका कालाशोक आता है जो एक कालाशोक नामक वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आपके अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसके आसपास के कितने प्रश्न जनरेट होंगे, बन सकते हैं, ये उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था, तो दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक राजधानी था उसका नाम था गिरिब्रज था। तो दोस्तों उसका प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था, गिरिब्रज था। और इसी का जो दूसरा नाम था, इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो मगध था इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करता था। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र नामक राजधानी का चयन किसने किया था, तो दोस्तों उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। और दोस्तों जो उदयन था अजातशत्रु का पुत्र था। और दोस्तों जो अजातशत्रु की बात की जाए चाहे उदयन की बात की जाए, और दोनों जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों जो भारत की जो विशेष व्यवस्था है जिसे कहा जाता है संसदीय प्रणाली, यह आपके कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड देश अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों जो इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। और भी जान लेते हैं कि ब्रिटेन इंग्लैंड से कौन कौन से चीज़ों को लिया गया हमारे संविधान में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एकल जो नागरिकता है यह भी आपके इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णन किया गया है। और दोस्तों साथ साथ संसदीय प्रणाली आपका इंग्लैंड से हो गया। और दोस्तों प्रधानमंत्री का जो पद है यह भी आपके इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर बात की जाए कि विधि का शासन सभी एक समान है, ये चीज भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों और भी जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों अगर बात की जाए अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। तो दोस्तों अगर बात की जाए अमेरिका के संविधान से, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, फंडामेंटल राइट आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल प्रस्तावना भी आपके अमेरिका का संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि महाभियोग प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है, यह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इसी तरह से आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो दोस्तों बात की जाए आयरलैंड के संविधान से, तो दोस्तों जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। यानी कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे कहा जाता है डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी तरह से बात की जाए दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से संविधान में लिया गया है, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसका वर्णन लिया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें लिया गया है, तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका जो लिया गया है समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधी इस सब व्यवस्था जो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से दोस्तों अगर बात की जाए तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, इन सभी चीज़ों को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, तो दोस्तों इसका जो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए जो दल बदल कानून जोड़ा गया था यह राजीव गांधी का जब सरकार था, किसका सरकार था, राजीव गांधी का जब सरकार था, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। दोस्तों अगर बात की जाए और भी अनुसूचियों के बारे में, दोस्तों अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, भाषाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसी तरह से आइए जान लेते हैं, सभी अनुसूचियों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में जो वर्णन किया गया है आपके
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है फर्स्ट अनुसूची में। इसी तरह से बात की जाए सेकेंड अनुसूची के बारे में, तो सेकेंड अनुसूची में आपके विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में आपका जो वर्णन किया गया है शपथ से संबंधित, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी जब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो उसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रक के बारे में राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची जो 6 में वर्णन किया गया है तो दोस्तों असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया, इन सभी राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन संबंधी प्रावधान राज्यसभा के द्वारा किया गया है। इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूची 7 में आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया। 8वीं सूची में आपकी भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो आपका है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों 10वीं अनुसूची जो आपका है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1976 ईस्वी में संविधान के मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था। दोस्तों जो मूल कर्तव्य है ये दोस्तों लिया गया है पूर्व सोवियत संघ देश से। कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ देश से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ देश से आपका लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ देश से के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था। किसकी अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको क्या किया था? सम्मिलित किया गया था। और दोस्तों मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। दोस्तों और भी बात की जाए कि जो मूल कर्तव्य है इसका जो वर्णन किया गया है भाग 4 क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 क के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 51 क में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों कुल मूल कर्तव्यों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान समय में। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की तुलना कहाँ से की जाती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना की जाती है ब्रिटेन से की जाती है। कहाँ से की जाती है? ब्रिटेन से की जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का जो प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद जी है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ वह उसकी आयु भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के अंतर्गत अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव की जाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा और साथ ही साथ नई व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जा सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप अगर ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आप हमारे चैनल से जुड़ करके रोजाना
प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।